संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज के इस कार्यक्रम में जो हम विषय लेकर के हाजिर हुए हैं वो है हल्दी की काश्त के बारे में, कि जिन भाइयों ने हल्दी की काश्त करनी है तो उसके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि भाई कौन कौन सी किस्में हैं, किस तरह की जलवायु चाहिए हल्दी की काश्त करने के लिए, किस तरह की भूमि होनी चाहिए, क्या कुछ हमने सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सारी बातों पे हम आपके साथ विचार साझा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं भाइयों कि हमारे देश में मसाले की जो फसलें हैं उनमें हल्दी का अपना स्थान है। भारत ऐसा देश है कि दुनिया भर में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है और ये निर्यातक देश भी है, यानी कि हल्दी क्या निर्यात भी दूसरे देशों में करता है। निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में ये फसल जो है काली मिर्च और इलायची के बाद अपना तीसरा स्थान रखती है। हल्दी की काश्त के लिए हरियाणा में जो प्रमुख ज़िले हैं वो है अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। इन ज़िलों में ये हल्दी की काश्त जो है बड़ी सफलतापूर्वक करी जा सके। इस फसल की सफल काश्त के लिए खेत में उचित उपजाऊपन होना ज़रूरी है, पानी का अच्छा स्रोत भी होना ज़रूरी है, और अच्छी पैदावार के लिए जिन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए उन पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम हल्दी की काश्त करना चाहते हैं तो हमें किस्मों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अगेती किस्मों के बारे में भी बता दें और मध्यम किस्मों के बारे में बताएंगे, मध्यम पछेती किस्मों के बारे में बताएंगे और पछेती किस्मों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बिजाई कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा चाहिए, इस बारे में चर्चा थोड़ी कर लें। हल्दी की बिजाई गांठों के द्वारा 15 मई से लेकर और जुलाई के महीनों में हम कर सकते हैं, मानसून की बरसात का ध्यान रखते हुए। हरियाणा में इसकी बिजाई 15 जून के बाद करी जावे और बीज की मात्रा निर्भर करती है कि हमारे पास जो हल्दी की गांठ हैं उनका क्या साइज है। वैसे 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ गांठों की ज़रूरत पड़ती है और बिजाई से पहले कंदों को हमने उगा लेना चाहिए, अंकुरित कर लेना चाहिए। आमतौर पर 25-25 ग्राम वज़न की गांठ का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। ये कम भी नहीं है वज़न की गांठ और ज़्यादा भी नहीं है। और रोपाई जो है हल्दी की वो समतल या मेड़ बना करके करनी चाहिए और गांठों को 4-5 सेंटीमीटर गहराई पे हमने लगाना है और 40 से 50 सेंटीमीटर जो है वो लाइन से लाइन का फासला रखना चाहिए और कंध से कंध का फासला जो है 20 से 30 सेंटीमीटर का रखना चाहिए रोपाई के वक्त। हल्दी का अंकुरण भाइयों 20 से 25 दिन में शुरू हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि भाई सही समय है, अगर हम हल्दी की बिजाई करना चाहते हैं तो हम बीज का इंतज़ाम करके और हम बीज की बुआई जो है कर सकते हैं। तो बीज कौन सा चाहिए, कौन सी किस्में हैं। अगर हम हल्दी लगाना चाहते हैं अगेती, तो अगेती किस्में हैं सुगना, सुदर्शना। ये दोनों किस्में जो हैं वो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कालीकट केरल के द्वारा विकसित करी गई हैं और इनकी जो औसत पैदावार है प्रति एकड़ से सूखी गांठ 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ से हम ले सकते हैं और ये जो फसल है इसकी फसल 90 दिन में तैयार हो जाती है। अगर हम मध्यम किस्मों की बात करें तो मध्यम किस्में हैं हल्दी की सुवर्णा, सुगंधम, सोनिया, सुवर्णा कालीकट, केरल सुगंधम, जागूदान गुजरात
और सोनिया धौली बिहार। ये जो मध्यम किस्में हैं भाइयों, ये 200 से 300 दिन में तैयार होती हैं। और अब बात कर लें मध्यम पछेती किस्मों की, तो मध्यम पछेती किस्म अगर भाई बोना चाहते हैं तो इसमें किस्में हैं रीमा और कृष्णा। और रीमा पोटागी उड़ीसा की है और कृष्णा ये कर्नाटक की किस्म है। ये दोनों किस्में जो हैं 250 से 255 दिन में पक के खेत में तैयार हो जाती हैं। अब बात कर लें पछेती किस्मों की, तो हल्दी की पछेती जो किस्म है वो है CO1 और BSR1। ये कोयम्बटूर और भवानी सागर तमिलनाडु की किस्में हैं। उन यूनिवर्सिटियों ने इनको तैयार कराया है और ये पक के तैयार होती हैं 285 से 300 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती हैं। बात आती है कि हल्दी की काश्त हम करने चले हैं, जलवायु कैसी होनी चाहिए और भूमि कैसी होनी चाहिए। तो हल्दी की फसल के लिए नम और गर्म जलवायु चाहिए और उचित जल निकास वाली भूमि चाहिए। मिट्टी की किस्म उपजाऊ दोमट या रेतली मिट्टी ठीक रहती है इसके लिए। और इसके उलट अगर हम ऊसर या क्षारीय भूमि का इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी की काश्त ऐसी भूमि में करना फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक नहीं है। भारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में इसे मेड़ों पे उगाया जा सके और इसके पौधे जो हैं थोड़ी छाया में भली भांति चलने के कारण इसे बागों के बीच में भी इसकी खेती जो है खूब आराम से हम कर सकते हैं। बात आती है भूमि की तैयारी की और खादों के बारे में। तो मिट्टी पलटने वाले हल से हमने गहरी जुताई करने के बाद 3 से 4 बार देसी हल से खेत की जुताई करें। 8 से 10 टन प्रति एकड़ खाद गोबर की वो बिजाई से 20 से 25 दिन पहले हमने खेत में अच्छी तरीके से मिला लेनी चाहिए। बिजाई से पहले आखिरी जुताई जब करें तो आखिरी जुताई पे 20 किलो शुद्ध खाद नाइट्रोजन और 50 किलो यूरिया, कह लो 80 किलो किसान खाद, 20 किलो फास्फोरस या कह लो 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो पोटास, कह लो 35 किलो MOP की मात्रा खेत में बिखेर के और लगा देनी चाहिए। खेत की जुताई के बाद पाटा लगा के खेत को समतल करना चाहिए और नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा 50 से 60 दिन के बाद खड़ी फसल में हमने लगा देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये बात करी कि भी भूमि की तैयारी करके और हमने बीज की मात्रा कितनी चाहिए वो हम पहले जिक्र कर चुके। बोदी, अगर बोदी तो उसके बाद हमने सिंचाई के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हल्दी की फसल को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। पहली सिंचाई तो हमने बिजाई करने के तुरंत बाद करनी चाहिए और मानसून की बरसात आने तक हर हफ्ते हमने हल्दी की फसल में सिंचाई करनी चाहिए। खेत में हर समय हमने नमी बना के रखनी है। बरसात जब आ जाए मानसून की तो उसके बाद 20-25 दिन के अंतर पर हमने सिंचाई ज़रूर करते रहना चाहिए। फसल पकने पर ही हमने सिंचाई रोकनी है। ख्याल इस बात का रखना है कि हल्दी की फसल में नमी बरकरार रहे। हल्दी की फसल में भी भाइयों कीटों का, बीमारियों का हमला होता ही है और उसकी रोकथाम भी हमने करनी पड़ेगी। तो हल्दी की फसल की जो प्रमुख बीमारी है वो है पत्तों का धब्बा रोग, पत्तों का ब्लाच, जिसमें पत्तों पर दबे हुए से निशान पड़ जाते हैं और ये फिर जो है पत्तों को सुखा देते हैं। और एक रोग लगता है गांठ का सड़न रोग। तो पत्तों के धब्बा रोग और ब्लाच रोग से फसल को बचाने के लिए फसल पर 10 से 12 दिन के अंतर पर ब्लाइटॉक्स दवाई है, ब्लाइटॉक्स 50 या एंडोफिलम 45 दवाई ले लें। दोनों दवाइयों में से एक दवाई लेकर मात्रा रहेगी दवाई की 400 ग्राम, पानी की मात्रा रहेगी 200 लीटर। 200 लीटर पानी में 400 ग्राम दवाई मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से हमने खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए। हल्दी का प्रमुख हानिकारक कीट तनाछेदक है, तो जिससे पौधे का ऊपरी भाग सूख जाता है। इस कीट से बचाव करने के लिए 800 ग्राम कार्बेरिल कैलो 7 50 घुलनशील पाउडर को लेके और 320 लीटर पानी में घोल बना के और हमने प्रति एकड़ जो है फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए। भाइयों, जब बरसात के मौसम के दौरान खरपतवारों का नियंत्रण करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हल्दी की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करें स्टाम्प दवाई से। स्टाम्प 1 से 1.25 लीटर दवाई की मात्रा रहेगी और 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा रहेगी।
तो 150 से 200 लीटर पानी में 1.25 लीटर दवाई मिला के स्टॉम्प और इसका 1 एकड़ क्षेत्र पर छिड़काव करें। नवंबर के महीने में जब गांठों में बढ़वार होने लगे तो इन दिनों में हमने फिर जो है हल्दी की जो हमने मेड़ बना रखी हैं उन पे हमने माटी चढ़ाना नहीं भूलना, माटी चढ़ानी है। तो फसल की कटाई और पैदावार के बारे में जब भाइयों जनवरी के आखिर में या फरवरी महीने के शुरुआत में फसल खोदने लायक हो जाएगी, पत्तियां, इसकी निशानी ये है कि पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पड़कर सूखने लग जाएंगी। तो खुदाई से पहले पत्तों को काटना है, उसके बाद हल्की सिंचाई करनी है और कतारों के बीच में फिर हल चला करके और हमने हल्दी के जो कंद हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। ये जो कंद हैं ये 60 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमें मिलेंगे। फिर हमने इनको खुदाई के बाद 10-15 दिनों तक, मतलब इसको क्या करना, 10-15 दिनों के अंदर चूने में या सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल में 20 से 25 मिनट उबाल करके नरम करना और उसके बाद फिर इसको सुखा लेना। सुखाने के 10-15 दिन के बाद फिर इसको हमने पिसवाना चाहिए या रंगाई करनी चाहिए। और अगर हमने बेचनी है तो फिर हम इसको कच्ची हल्दी को भी बेच सकते हैं और इस हल्दी को पका के भी बेच सकते हैं। तो ये थी चर्चा हल्दी की काश्त के बारे में कि जिन भाइयों को हल्दी की काश्त करनी है, थोड़ी थोड़ी तो हल्दी सब भाई लगाते हैं, लेकिन अगर इसको हम व्यावसायिक तौर पे लगावें तो हम ज़्यादा इसकी काश्त भी कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब सुनेंगे एक भजन जिसको आवाज़ दे रहे हैं बलवान सिंह। भजन के बोल हैं बंदे तजदे गर्भ गुमान। आइए सुनते हैं। बंदे तजदे गर्भ गुमान, बुलबला पानी सा इंसान। बंदे तजदे गर्भ गुमान, बुलबला पानी सा इंसान। या काया माया ना साची, काया गार है काची, काया गार है काची। ओ बंदे तजदे गर्भ गुमान, बुलबला या काया माया ना साची, काया गार है काची, काया गार है काची। बंदे बड़े बड़े बलवान, होलिए बड़े बड़े बलवान। जालिए राजा बलि समान, जालिए राजा बलि समान। तेरे पे है कौन सा सामान, बचे जो काल तै बाकी, बचे जो काल तै बाकी, बचे जो काल तै बाकी। ओ बंदे तजदे गर्भ गुमान, बुलबला या काया माया ना साची, काया गार है काची, काया गार है काची। ओ बंदे तजदे गर्भ गुमान, बुलबला या काया सगड़ के बेटे 60,000, सगड़ के बेटे 60,000। कपिल के साथ हुए तकरार, कपिल के साथ हुए तकरार।
सगड़ के बेटे 60,000 कपिल के साथ हुए तकरार। सगड़ के बेटे 60,000 कपिल के साथ हुए तकरार। पहुंचाए सारे यम के द्वार। क्रोध की नजर इसी व्यापी, क्रोध की नजर इसी व्यापी, क्रोध की नजर इसी व्यापी। वो बंदे तजते कर भगवान बुलबला पानी साथी। चकवावैन से महिपाल, चकवावैन से महिपाल। सोच रे मूरख कर कै ख्याल, सोच रे मूरख कर कै ख्याल। वो चकवावैन से महिपाल, सोच रे मूरख कर कै ख्याल। चकवावैन से महिपाल, सोच रे मूरख कर कै ख्याल। जरासंध शिशुपाल, चली इस काल की झांकी, चली इस काल की झांकी, चली इस काल की झांकी। तजते कर भगवान बुलबला पानी सा। काया माया ना साची, समझावे साधु राम, तने समझावे साधु राम। यहाँ है कोई दिन का विश्राम, यहाँ है कोई दिन का विश्राम। तने समझावे साधु राम, तने समझावे साधु राम। यहाँ है कोई दिन का विश्राम, यहाँ है कोई दिन का विश्राम। मोह को त्याग रहो निष्काम, समझ जाती बतो डाती, समझ जाती बतो डाती, समझ जाती बतो डाती। इंसान अकाया माया न साची, कायागार है काची, कायागार है काची। तजते कर भगवान बुलबला, इंसान अकाया माया साची। बंदे तजदे गर्भ गुमान, यह काया सच्ची नहीं है कच्ची है। भाइयों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको मौसम की जानकारी दे दें। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान है कि कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम भी साफ़ रहने की संभावना है। आज की तरह बादल या बरसात की कल कोई संभावना नहीं है। कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल रविवार है तो कल हम किसान वाणी की जगह कार्यक्रम लेके आवेंगे थारी चिट्ठी मारे गीत।
सोमवार के किसान वाणी कार्यक्रम के जो विषय लेकर के हम हाजिर होंगे, एक विषय रहेगा गोबर गैस संयंत्र के बारे में कि गोबर गैस संयंत्र लगाने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा हमारी चर्चा का विषय रहेगा बाजरा फसल की देखभाल। तो अब जो चर्चा कर लें वो चर्चा है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में इंसानों को भी गर्मी लगती है, तो पशुओं को भी गर्मी लगती है, पक्षियों को भी गर्मी लगती है। हमारा विचार है कि क्यों ना मुर्गियों की देखभाल के बारे में, मुर्गी घरों में क्या कुछ इस वक्त होना चाहिए, किस तरीके के इंतज़ाम होने चाहिए। जिन भाइयों ने मुर्गियां पाल रखी हैं तो उनको पता ही है कि मुर्गियों को गर्मी वैसे ही ज़्यादा लगती है। तो क्यों ना हम चर्चा करें कि मुर्गी घरों की किस तरीके से हमने रखरखाव रखना चाहिए। और इस कोरोना के समय में, क्योंकि कोरोना का जो संकट है वो अभी टला नहीं है, तो कोरोना में हमने कहीं भी जब हम घर से बाहर निकलेंगे, अपने काम पे निकलेंगे, निकलना ज़रूरी है तो जाना भी पड़ेगा, पर मुंह पे मास्क लगाना या कपड़े का डाठा मारना, हाथों को जब भी हमें लगे कि भाई हाथ कहीं ऐसी जगह लगे कि क्या पता यहाँ पहले से ही वायरस हो, तो हमने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। इसमें संकोच नहीं बरतना चाहिए। साबुन से हाथ धोएं। अगर साबुन और पानी का इंतज़ाम नहीं है तो फिर हमने अपनी गोज में छोटा सा सैनिटाइज़र की शीशी भी रखनी चाहिए कि भाई अगर हम साबुन पानी नहीं है तो फिर हम सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ करें। एक दूसरे को छूने में परहेज़ करना चाहिए। 2 गज की कम से कम दूरी बना कर रखनी चाहिए। और ये सारे इंतज़ाम करते हुए एक बात और कहेंगे कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कोविड के टीकाकरण का काम चल रहा है, कोविड का टीकाकरण जिन भाइयों ने नहीं करवाया वो ज़रूर करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना हो भी गया तो गारंटी तो किसी की नहीं है, लेकिन ये है कि जिन भाइयों ने टीका लगवाया है और उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो वो मौत के ग्राल में नहीं गए, बच गए। तो इसलिए टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं करवाया वो ज़रूर करवाएं। और टीकाकरण कराने के बाद एक सावधानी ये भी बरतनी चाहिए कि हमने ना तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ये जो कोरोना का वायरस है इससे हमारा शरीर लड़ने में मजबूती से कामयाब रहे। तो बात कर रहे थे मुर्गियों की। मुर्गियों में जो है तापमान मतलब वैसे ही गर्मी होता है, गर्मी इनको ज़्यादा लगे, क्योंकि इनमें जो पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती, इनमें पंखों में और वसा हुआ है। और जब इनको 38 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाता है तो फिर ये बेचैनी दिखाने लग जाती हैं। और 42 डिग्री पे तो फिर ये ना जब तापमान पहुंचता है तो फिर मुर्गियां मरने ही लग जाती हैं। तो इसलिए हमने ख्याल ये करना चाहिए कि जो मुर्गी घर हैं उनमें पर्दे बंद रखें, बाहरी गर्म हवा अंदर ना आने दें, और बोरियों का टाटों का इस्तेमाल करें कि जिन पे कि पानी छिड़कते रहें, ताकि अंदर जो है वो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना के रखें। छत है, छतों के ज़रिए गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि छत तपने लग जाती हैं। तो एक तो हमने छत जो मुर्गी घर की है वो थोड़ी ऊंची ही रखनी चाहिए। ऊंची छत रहेगी तो फिर गर्मी नीचे आते आते जो गर्मी का सेका है वो थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर हमने छत है, छत के ऊपर अगर हम घास फूस डाल दें तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है गर्मी से बचाव रह जाता है। फिर मुर्गी घर के अंदर हम पंखे भी चला सकें, कूलर भी चला सकें। दूसरी बात ये कि अब आई बात के अंदर की कि एक तो हमने मुर्गियों का फीड कम करना चाहिए और बाजरा जैसे अनाज ही कम करने हैं, तेल का इस्तेमाल हम बढ़ा लें। फीड है वो दोपहर के टाइम ना देवें, सांझ सवेरे मुर्गियों को फीड देना शुरू करें, दोपहर में ना देवें। और पानी में विटामिन सी व इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो हैं ये मिलाने शुरू कर दें, ताकि इनके अंदर जो गर्मी है, गर्मी की शिकायत इनको ना रहे। और लाइसिन, मिथ्योइन जैसे अमीनो अम्ल इनकी भी खुराक हमने बढ़ा देनी चाहिए। इनसे भी जो मुर्गी हैं इनको गर्मी कम लगेगी। कुछ थोड़ी सी बातें ये भी हैं कि पीने के पानी के लिए प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय मटकों का इस्तेमाल कर लें। मटकों में पानी ताज़ा रहेगा, ठंडा रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास करके दोपहरी के टाइम पे, ताकि जो मुर्गियां हैं वो गर्मी से बची रहें।
पानी में 1 चम्मच कह लो 3 मिलीलीटर सिरका प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालना चाहिए। तो इससे पक्षियों के लिए गर्मी में ये जो है एक टॉनिक का काम करता है, गर्मी से बचाता है। पानी और फीड के जो बर्तन हैं वो समांतर रखने चाहिए। ध्यान रखें कि मुर्गियों को फीडर तक पहुंचाने के लिए 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा और पानी तक पहुंचाने के लिए 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़े। इस तरीके का हमने इंतज़ाम करके पानी और फीडर का हमने इंतज़ाम रखना है। दिन में हमने बल्ब नहीं जगाना चाहिए, CFL या बल्ब ना जगाएं। रोशनी रात को ही करें और बल्बों का इस्तेमाल हो सके तो ना करें। उसकी जगह हम जो आजकल ट्यूबलाइट चल रही हैं, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर लें। और फीड में ऊर्जा का जो स्तर है वो थोड़ा घटा दें, कम से कम 10% घटा दें सर्दियों के मुकाबले। पानी में विटामिन C 1 ग्राम विटामिन C 10 लीटर पानी में या हर्बल सी ले लें 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिला करके और मुर्गियों को पीने के लिए दें। तो इससे भी जो मुर्गी हैं वो गर्मी से बची रहेंगी। इसके अलावा भाइयों जो छोटे छोटे चूजे हैं उनको आते ही पहले 3 हफ्ते पूरे साल 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही तापमान पर रखना है। ध्यान रखना चाहिए कि तापमान किसी भी सूरत में चूजों के जो ऊपर तापमान है या उनका तापमान है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बिल्कुल भी ना जावे, नहीं तो फिर वो गर्मी से मर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। एक और बात भाइयों कि गर्मियों में पक्षियों की जगह 20% बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि उनका जो है ना घनत्व जो है वो कम हो और जब वो खुले खुले रहेंगे ना, बिरले रहेंगे, तो उससे उनको गर्मी कम लगेगी। पंखे पूरी तेज़ी की बजाय थोड़ी धीमी गति पे चलावें। हवा के अच्छे आदान प्रदान के लिए पंखे धीमी गति पे चलेंगे तो फ़ायदा करेंगे। ध्यान रखना है कि रात को तापमान कम ना हो, ऐसी स्थिति में पंखे बंद कर दें या कम कर दें। दिन और रात के तापमान में अगर ज़्यादा अंतर रहेगा तो वो भी मुर्गियों को फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। और बात है कि फार्म पहले से ही तैयार करना है, मौसम पर नज़र रखनी है, अनुमान रखना है कि कब ज़्यादा गर्मी होने वाली है। पक्षियों में गर्मी के लक्षण जो हैं पक्षी बताते हैं कि गर्मी लग रही है, जैसे पंख फैलाना, मुंह खोल कर सांस लेने लग जाते हैं, ढीले से नज़र आने लग जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि इनको गर्मी लग रही है और हमने गर्मी से बचाने के इंतज़ाम करने हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।